ये तूफ़ान मेरे हौसलों को परवाज़ देंगे, मेरे साए मुझे हर पल आवाज़ देंगे। मैं इतनी शिद्दत से सींचूंगा मेरे कल को, मेरे कल मुझे सुनहरा आज देंगे। इन्हीं सुंदर पंक्तियों के द्वारा मैं किरण, वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी, अपने YouTube चैनल साहित्यिक सोष्ठों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने वर्ण विचार के बारे में कुछ पढ़ा था, जिससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न वापस आपसे पूछना चाहती हूँ। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, सही। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या तो होती है 44 तथा कुल वर्णों की संख्या यदि देखी जाए तो वो है 52। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने पहले ही लिख दिया है, जिसको मैं एक बार समझा देती हूँ जल्दी से। हमने देखा कल कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 44 तथा कुल वर्ण होते 52। अब ये 52 किस आधार पर होते हैं, ये देखने के लिए हमने हिंदी वर्णमाला को आज 3 भागों में बांटा है। कल मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज आप सोचोगे कि तीसरा क्या, अयोगवाह। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। जब कुल वर्णों की मात्रा 52 देखते हैं तब अयोगवाह को भी देखा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला प्रकार होता है स्वर। स्वर हिंदी वर्णमाला में होते 11। स्वर में के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर जो संख्या में 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं तथा प्लुत। प्लुत का कोई अलग से भेद नहीं होता है, क्योंकि ये प्लुत उच्चारण के आधार पर होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, कुल व्यंजनों की संख्या देखें तो 39 होती है, जबकि मुख्य व्यंजन या मूल व्यंजनों की संख्या देखें तो होती है 33। मुख्य भेद जो होते व्यंजन के वो होते स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ण आते हैं, अंतस्थ व्यंजन जिसमें 4 वर्ण आते हैं तथा ऊष्म व्यंजन जिसमें 4 वर्ण आते हैं। व्यंजनों को जब 39 वर्ण होते हैं ये माना जाता है, तब उसमें अन्य 2 भेद जुड़ते हैं, जिसमें 6 वर्ण आते हैं। पहला है संयुक्ताक्षर, जिसमें 4 व्यंजन तथा द्विगुण या उच्छिप्त ताड़नजात जो भी कहो इनको, उसमें होते 2 वर्ण। अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अब 11 स्वर ये कौन कौन से वो देख लेते हैं अपन। पहले एक साथ सारे स्वर, फिर मैं उनके भेद पढ़ाऊंगी। आपको स्वर वर्ण याद होंगे कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्वर। आप सोचोगे कि मैंने और अह क्यों नहीं लिखा, तो वो दोनों अयोगवाह कहलाते। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 13 होती है, किंतु हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या मात्र 11 होती है। जो अयोगवाह होते हैं अह, उन्हें स्वरों में ना गिना जाकर, ना तो वो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन होते हैं, उनकी गिनती अलग से की जाती है। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हमारे हो गए 11 स्वर। स्वरों को बोलने में या स्वरों के उच्चारण में जो हमें समय लगता है, उस समय को कहते हैं मात्रा। तो हम साथ में इनकी मात्राएं भी लगा देते हैं। ये हो गए स्वर और यहाँ पर हम लगा देते हैं मात्रा।
माना जाता है कि अ को बोलने में कोई समय नहीं लगता है, अ स्वतः स्फूर्त होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा का आपको ज्ञान होगा। आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इस तरीके से स्वर तो कितने होते हैं? 11, लेकिन मात्राएं कितनी होती है? 10। 10 क्यों होती है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो हम जब व्यंजन का उच्चारण करते तो व्यंजन के साथ, जैसा कि हमने पढ़ा कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से कभी नहीं उच्चारित किए जाते, तो व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, और तब हम स्वरों की जो मात्रा है वो लगा करके व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। साथ ही मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इसको समझाऊंगी। जैसे हमको करना है क का उच्चारण, तो क हलंत, हलंत का मतलब है आधा। क में हमने मिलाया अ, तो ये बना पूरा क। क में आ की मात्रा जोड़नी है प्लस आ, मतलब हमने आ की मात्रा जोड़ी। तो ये आ ऐसे ही पूरा नहीं लिख के इसकी मात्रा डायरेक्ट जोड़ करके हम ये लिखेंगे इस तरीके से का। क में हमको जोड़ना है ई, छोटी ई की मात्रा आगे से, तो इस तरीके से बना ये की। फिर आगे देखते हैं हम। क में हमको बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो ये बना ऐसे की। क में ऊ की मात्रा आगे की तरफ, ये हो गया छोटा कू। क में बड़ा ऊ की मात्रा कू। क में री की मात्रा, तो ये लिखा जाता है इस तरीके से क्री। क में ए की मात्रा के। क में ऐ की मात्रा कई। क में ओ की मात्रा को, और क में औ की मात्रा कौ। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं जब गुण संधि में पढ़ते हैं। जब ए लिखा जाता है तो एक मात्रा, लेकिन ऐ में एक मात्रा होती है तो लोग इसको ऐ पढ़ते हैं, जबकि ए की मात्रा जब लगती है तो किसी भी व्यंजन के ऊपर एक मात्रा, जबकि ऐ में 2 मात्राएं लगाई जाती है। यहाँ पर हम नोट डाल के भी लिख देते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जबकि मात्राएं केवल 10 लगती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो हमने नोट डाल के लिख दिया। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जबकि मात्राएं केवल 10। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, और बाकी सारे स्वरों की जो मात्राएं होती है वो मैं आपको बता चुकी। हम पढ़ रहे थे स्वर के भेद। स्वर का प्रथम भेद पढ़ रहे थे ह्रस्व स्वर, जिसे लघु या मूल स्वर भी कहते हैं। इनमें 4 वर्ण होते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं।
ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, रे। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री। ये मूल स्वर है, इनसे बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। दूसरी स्वर जो है वो इनकी सहायता से बने हुए हैं, इसलिए इनको मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वरों का जो दूसरा भेद है वो है दीर्घ या गुरु स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ या गुरु का मतलब होता है बड़ा। इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसके प्रकार पहले, ह्रस्व या गुरु स्वर 7 वर्ण होते हैं इसमें, प्रकार नहीं 7 वर्ण होते हैं इसमें। इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मूल या ह्रस्व स्वरों से दुगुना मतलब डबल, दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कभी भी परिभाषा दोहरे उद्धरण चिन्ह में लगाई जाती है और पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह समाप्त होने के बाद। ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, जो है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन दीर्घ स्वर को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। दीर्घ स्वर के पुनः हम 2 भेद करेंगे। दीर्घ स्वर के 2 भेद। पहला भाग है दीर्घ स्वर में यौगिक। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या है 3। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं, जिससे आप स्वतः ही समझ जाएंगे। दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर यौगिक स्वर या यौगिक दीर्घ स्वर। दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर यौगिक दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हो? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है समान स्वरों के मेल से, अर्थात इसमें जो 2 स्वर मिलके एक नया स्वर मिला बनते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे पहला अ, धन, अ। जब अ में अ मिलाते हैं तो बनता है आ। दूसरा ई, धन, ई। जब
दो ई मिलती है तो एक बड़ी ई बनती है। तीसरा है ऊ धन ऊ, दो छोटे ऊ बन के बनते हैं बड़ा ऊ। इस तरह हमने देखा यौगिक स्वर कौन कौन से हैं, तो आ ई ऊ, जिनके उच्चारण में हमको ह्रस्व स्वरों के तुलना में दोहरा वक्त अ बोलने में जितना समय लगता है उससे जस्ट डबल, उससे दुगुना समय लगता है हमको आ बोलने में। ई बोलने में जितना समय लगता है उससे दुगुना लगता है हमको ई बोलने में, तथा ऊ बोलने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय हमको ऊ बोलने में लगता है। तो इनको उच्चारण के आधार पर हम पहचान जाते हैं। आगे इसका अगला भेद पढ़ते हैं हम, जो है संयुक्त स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर ये होते हैं 4 दीर्घ स्वर। टोटल 7 प्रकार के होते हैं, 3 यौगिक 4 संयुक्त। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, दो भिन्न अर्थात अलग, दो भिन्न स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संयुक्त, या फिर इन्हीं को अपन मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। संयुक्त या मिश्रित स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4। कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहले अ या आ के बाद ई आने से, या अ के साथ ई या आ के साथ ई मिलकर बनता है ए। अ या आ के साथ ए जुड़कर बनता है ऐ। तीसरा है अ या आ के साथ ऊ जुड़कर बनता है ओ। तथा अंतिम अ या आ के साथ पुनः ओ जोड़ देंगे तो उससे बनता है औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के अन्य कोई अलग से वर्ण नहीं होकर जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर है, उन्हीं का उच्चारण जब हम उनसे अधिक समय लेकर करते हैं, जैसे हम किसी को बुलाते राम, तो रा को हम लंबा खींचते हैं। जैसे भैया, तो या में अपन और ज्यादा समय लगाते हैं। या ओम बोलते समय ओम का जब उच्चारण करते हैं, तो जो ये उच्चारण में हम अधिक समय उपयोग करते हैं, वही प्लुत स्वर होता है। आगे हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, इनको अयोगवाह कहने का कारण ये है क्योंकि ये अ के योग से बनते हैं। परिभाषा लिख देते हैं, अ के योग से अर्थात स्वर की सहायता से इनका उच्चारण होने के कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखने की है कि ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं। और भले इनको अ के योग से इनका उच्चारण होता है, लेकिन ये स्वर में नहीं गिने जाते, क्योंकि हमारे स्वर हमने पढ़े कि 11 होते हैं। संस्कृत में जरूर इनको स्वरों में ही इनको योग किया जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में अयोग वाह को ना तो स्वर माना गया है, ना ही व्यंजन माना गया है। ये दो होते हैं। पहला है अनुस्वार। आप सोचे होंगे ये अनुस्वार क्या है, लेकिन अब अनुस्वार का चिन्ह जैसे मैं बनाऊंगी आप समझ जाएंगे। किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदी होती है, उसको हिंदी साहित्य में कहते हैं अनुस्वार। सबसे पहली बात, ये नाक से उच्चारित किए जाते हैं। हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हंस, अंश, कंस, इनका उच्चारण न के रूप में हम देखते हैं कि जैसे हंस बोलते हैं, हंस, न, अंश, कंस, तो न, इनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है और अंशतः न उच्चारित किया जाता है। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग से तो आप सब भली भांति परिचित हैं। विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदु नीचे। इसका जो उच्चारण होता है ह के समान होता है। उदाहरण देखते हैं। प्रातः काल, दुख, क्रमशः, प्रायः इत्यादि।